एम्पियर सर्किटल लॉ, ये चीजें अपन कंप्लीट कर चुके थे। अब अपने को बात करनी है इस चैप्टर के सेकंड पोर्शन की। इस चैप्टर का जो सेकंड पोर्शन है हमारा वो है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि अब हमें फोर्स की कैलकुलेशन करनी है, मैग्नेटिक फोर्स की कैलकुलेशन हमें अभी करनी है। तो देखो, जब हमने सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट क्लास में, जब हमने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट की जब हमने बात की थी, तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर हो, जैसे कि मेरे को यहाँ दिख रहा है, कनेक्टेड नहीं हुआ तो हो गया। चलो, तो जैसा कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये करंट कैरिंग वायर है मेरे पास, इससे किसी डिस्टेंस डी पर मेरे पास कोई चार्ज है क्यू। तो जब हमने देखा था, जब हम इस चार्ज को रेस्ट पे रखते हैं, तो हमने यहाँ पर देखा था व्हेन क्यू इज एट रेस्ट, जब हमारा क्यू जो है वो रेस्ट पर है, उस केस में हम देखते हैं कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। इस केस में हम कह सकते हैं कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, हम कह सकते हैं नेट फोर्स ऑन क्यू इज जीरो, हम कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू जीरो। इस केस में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, ना ही कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ना ही कोई दूसरे टाइप का फोर्स यहाँ पर लगता है। तो जब ये रेस्ट पर था तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था इसके ऊपर, ये हमने देखा था। फिर जब हमने देखा कि जब मैंने इसको वेलोसिटी दी, इस चार्ज पार्टिकल को जब मैंने वेलोसिटी दी, यानी कि जब हमने इसको v वेलोसिटी से थ्रो किया, तो मेरे अकॉर्डिंग इसको स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करना चाहिए था, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग इसको सीधा चलना चाहिए था, लेकिन ये सीधा ना जाकर डेविएट हो जाता है। अब डेविएट किस तरफ से होगा, तो ये डेविएट हो जाता है कुछ इस तरह से, इस तरह से ये डेविएट कुछ हो जाता है। इसमें फोर्स की डायरेक्शन जो दी जाती है हमारी v क्रॉस b से दी जाती है, तो v अपना ये है, b अपना अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ड होगी। इसमें मैं डायरेक्शन सही कर देता हूँ। अभी अपन इसको आज चेक करेंगे कैसे मैं इसकी डायरेक्शन बना रहा हूँ। रूल क्या देखा क्या गया कि हमारे अकॉर्डिंग पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में जाना चाहिए था, लेकिन स्ट्रेट लाइन पाथ में ना जाकर ये कुछ इस तरह से डेविएट हो जाता है। कुछ इस तरह से ये डेविएट हो जाता है, यानी कि इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये डेविएट हो जाता है अपने पाथ से। ये चीज देखी गई, ये ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ चुके थे। हमने देखा कि यार इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगा जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी। इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता तो रेस्ट चार्ज पर लगता, लेकिन ये रेस्ट चार्ज पर नहीं लग रहा था। इसका मतलब ये जो फोर्स लग रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है। मतलब हमने क्या देखा, हमारे अकॉर्डिंग चार्ज पार्टिकल सीधा जाना चाहिए था, क्योंकि हमने उसको सीधा थ्रो किया है, लेकिन वो सीधा नहीं जाकर डेविएट हो जाता है अपने पाथ से। अब जाहिर सी बात, अगर वो अपने पाथ से डेविएट हुआ है मतलब उसके ऊपर फोर्स लगा है। अब ये फोर्स क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? तो हमने कहा नहीं। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता तो रेस्ट चार्जेस पर भी लगता, लेकिन रेस्ट चार्जेस पर ये फोर्स नहीं लग रहा। इसका मतलब ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो नहीं है। तो ये जो भी फोर्स यहाँ पर एक्ट करता है, तो हम कह सकते हैं जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक मूविंग चार्ज को रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। ये एक नया टाइप का फोर्स है। इस फोर्स को नाम दिया गया मैग्नेटिक फोर्स। क्या नाम दिया गया? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसे हम एफ बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है जिसे कहा गया। अच्छा, ये इकलौता एक्सपेरिमेंट नहीं था, इसके बाद उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और स्टेट ने। फर्स्ट क्लास अपन जिसके बारे में बात की, जब सब अपने चैप्टर को शुरू किया, सबसे पहला टॉपिक अपना ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट ही है। नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो फर्स्ट लेक्चर में। तो ऑरस्टेड यही एक्सपेरिमेंट मैग्नेट के साथ भी किया। मैग्नेटिक नीडल में भी डिफ्लेक्शन शो हो रहा था करंट कैरिंग वायर के कारण। तो हमने क्या देखा, करंट कैरिंग वायर के कारण यहाँ पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है, फोर्स एक्ट करता है, जिसका कारण क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये फोर्स जो है वो एक्ट करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड हम इसका निकाल चुके हैं, मुझे पता है इस पॉइंट पर, अगर मैं पी पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैं पी नाम देता हूं,
इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा ड्यू टू दिस वायर, तो ये मेरे पास हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 π d। डायरेक्शन जो होगी इसकी वो क्या होगी, डायरेक्शन देखो, हमारी करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे तो हमारी जो कर्ल फिंगर है वो डायरेक्शन बताएगी, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ड होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है जो कि अपन याद कर चुके हैं, यानी कि ये चीज हमें आती है क्योंकि इन्फिनिटिवली लॉन्ग वायर है तो ये इतना मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण होगा। तो हमने क्या देखा कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इस वायर के कारण, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही ये फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि ये जो चार्ज है प्लस क्यू वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर चुका है या उसके रीजन में लाई करता है, इस वजह से फोर्स करता है। रियलिटी में जब पहले देखा गया था तो पहले हमने इस फोर्स को देखा था, यानी कि प्रैक्टिकली हमने इस फोर्स को फील किया था, बाद में उसका रीजन दिया गया था मैग्नेटिक फील्ड से। क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अलग था इसलिए इसको एक अलग नाम दिया गया, अदरवाइज इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते थे क्योंकि उस टाइम तक हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही पता था, न्यूक्लियर फोर्स भी हमें काफी बाद में पता लगा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो रियलिटी में हमारे पास तीन ही टाइप के फोर्स होते हैं जो अभी तक हमारी साइंस जानती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स। तीन ही टाइप के फोर्स हम अभी तक जानते हैं, कोई फोर्थ टाइप का फोर्स अभी तक हमें नहीं मिला है ना, इसके अलावा कोई नया फोर्स अभी तक हम नहीं जानते। आगे चल के अगर कोई पता लगता है तो वो आगे की बात। तो हमने कहा कि एक फोर्स लगता है, अब हमने इसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। हमने क्या देखा, हमने स्पीड को बढ़ा के देखा, तो जब हमने देखा कि जब हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं हमारा जो डेविएशन है वो भी बढ़ रहा है। जब हम फुल स्पीड को बढ़ाते हैं तो डेविएशन भी बढ़ रहा है, डेविएशन बढ़ रहा है मतलब हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के यानी कि वेलोसिटी के। ठीक है, दूसरा ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, फिर हमने क्या किया, हमने चार्ज को चेंज करके देखा, इस चार्ज को बढ़ाकर देखा तो हमने देखा डेविएशन तो भी बढ़ रहा था, यानी कि हमारा फोर्स चार्ज को बदलने पर भी हमारा फोर्स चेंज हो रहा था। और अगर हम करंट को चेंज कर दें यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें तो भी ये हमारा जो डेविएशन है वो बदलता है। तो यानी कि ये हमारा तीन तरह से, ये तीन वैल्यू पर ये डिपेंड कर रहा था, हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तीन बातों पर डिपेंड कर रहा था। किस किस पे, क्यू पर, वी पर और किस पर, बी पर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड करता है करंट पे, सिंपल सी बात है, करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट को कम कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। पहली बात, ये मैग्नेटिक फील्ड दो बातों पर डिपेंड करता है, करंट पे और डिस्टेंस पे। तो ध्यान रहे हमारा जो फोर्स है वो करंट और डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। बहुत बार पूछ लिया जाता है क्या ये जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होता है ऑन अ चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, ध्यान रखना रेस्ट चार्ज पार्टिकल पर ये फोर्स नहीं लगता। ये फोर्स कब लगेगा तो इस बात का ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फोर्स इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, ये ध्यान रखना है अपने को। रेस्ट के केस में ये नहीं लगेगा। हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि रेस्ट चार्ज पर भी मैग्नेटिक फोर्स लगता है, बिल्कुल नहीं लगता। रेस्ट चार्जेस में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फोर्स देखा जाए तो चार बातों पर डिपेंड करेगा, किस स्पीड से आप उसे थ्रो कर रहे हो, चार्ज कितना है। अच्छा ध्यान रहे यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाती है फोर्स की उसमें क्यू साइन के साथ आता है, ये ध्यान रखना, क्यू साइन के साथ आएगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। साइन के साथ आने से मेरा मतलब है अगर आपके पास माइनस चार्ज है तो यहाँ पर माइनस लिखा जाएगा, प्लस चार्ज है तो प्लस लिखा जाएगा। अब याद करेंगे सर माइनस प्लस क्यू, तो ये माइनस प्लस हमें ये बताएगा अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो माइनस डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, मतलब अगर हम माइनस क्यू चार्ज लेते हैं तो पार्टिकल इस तरफ डेविएट होगा। तो माइनस के साथ लिखने से क्या होगा, आपको डायरेक्शन का पता लग जाएगा कि एक्चुअल में फोर्स किस तरफ लग रहा है, जैसा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में करते थे। पॉजिटिव चार्जेस के लिए प्लस क्यू ई फोर्स होता था और माइनस चार्ज के लिए माइनस क्यू ई फोर्स होता था।
वैसा ही सेम यहाँ करना है। तो जब आप तीनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो हमारा जो नेट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q V क्रॉस B। अच्छा, मैंने V क्रॉस B क्यों किया? क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारा जो फोर्स जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, उसकी वैल्यू यहाँ पर 1 होती है। तो ये हमारे पास बन जाएगा Q V क्रॉस B वेक्टर। दिस इज द फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन एनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है मूविंग चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स का। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है। ये सिर्फ कैसा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है। चल, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा जो एफ बी है वो बनकर आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला आधी रात को भी याद होना चाहिए। कोई आपसे पूछे आधी रात को कि मूविंग चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लगता है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्यू वी बी साइन थीटा। डायरेक्शन कैसे दी जाएगी फोर्स की, मैटर वो करता है। डायरेक्शन देने के लिए हम राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे, यानी कि ये हमारा फर्स्ट वेक्टर, ये हमारा सेकंड वेक्टर। तो हमारी राइट हैंड को हम स्ट्रेच करेंगे फर्स्ट की डायरेक्शन में, जैसे कि मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमारे हैंड को स्ट्रेच किया। कर्ल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, कि अंदर की तरफ कर्ल करेंगे। तो हमारा थंब जो है वो किसको बताएगा? फोर्स को बताएगा। तो आप यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो, जो हमारा वेक्टर एडिशन का रूल, वेक्टर सब मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, थीटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर क्यू वी बी साइन थीटा ये हमारा वैल्यू होता है। थीटा क्या होता है यहाँ पर? थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन वी एंड बी वेक्टर। बी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, जो कि यहाँ पर 90 है। अरे इस वाले केस में ये 90 है ना, थीटा है कि नहीं है? क्योंकि v हमारा x के अलोंग है और जो b है वो हमारा डाउनवर्ड है, मतलब अंदर इनसाइड द प्लेन है, तो एंगल 90 डिग्री है। तो ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ थीटा इज 90 डिग्री, यानी कि हम कह सकते हैं v इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। अगर ऐसा होता है उस केस में हमारा फोर्स जो है वो मैक्सिमम होता है, दैट विल बी क्यू वी बी। ये हमें ध्यान रखना है। इफ थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाए। 0 डिग्री कैसे होगा? जब हमारा v जो है वो पैरेलल हो जाए b के। अगर इस केस में लोगे तो इस केस में हमारा फोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है दो। अगर 0 होता है या 180 होता है, ध्यान रखना 180 भी हो सकता है, दोनों की बात एक ही है। तो 0 या 180 हो, उस केस में हमारा फोर्स 0 हो जाता है। कहने का मतलब, अगर चार्ज पार्टिकल, इस बात को ध्यान रखना, ये आपके आगे काम आएगी। हालांकि ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, बाकी ये दो चीजें अपने यहाँ पर काम आएगी। पहली बात तो फोर्स की वैल्यू हमारे काम आएगी, और दूसरी बात हमें देखना है परपेंडिकुलर हो तो फोर्स मैक्सिमम होगा, और अगर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो उस केस में ये फोर्स 0 हो जाता है। अब ध्यान सुनना, पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट ये कहता है अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या उसके अपोजिट मोशन करे तो उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट ध्यान सुनना। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है बट या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फोर्स नहीं लगेगा उसके ऊपर, तो वो सीधा चला जाएगा जैसा वो जा रहा था। लेकिन अगर 0 से 90 के बीच में किसी भी एंगल पर जाएगा तो फिर सीधा नहीं जाएगा। समझ रहे हो? 90 पर जाएगा तो डेविएट हो जाएगा, 30 पर जाएगा तो पाथ कुछ और होगा, 60 पर जाएगा तो पाथ कुछ। अरे भाई एंगल कुछ भी हो सकता है ना यार, ये थीटा की वैल्यू जरूरी थोड़ी है 0 या 90 ही हो, ऐसा जरूरी थोड़ी है। कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी, तो कोई भी वैल्यू हो उसके लिए पाथ अलग होगा। बट अगर परपेंडिकुलर या पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर वो मूव कर रहा है, यानी कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है तो भी फोर्स नहीं लगता। मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो भी फोर्स नहीं लगेगा।
तो उसके ऊपर ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो ये केस होता है जब हमसे पूछा जाता है जब चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, मूविंग है फिर भी फोर्स नहीं लग रहा, ये केस होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये वैल्यू अपने को ध्यान रखनी है क्यू वी बी साइन थीटा, और ये भी ध्यान रखना है क्यू वी क्रॉस बी होता है, बी क्रॉस वी नहीं होता, क्यू वी क्रॉस बी होता है। वी को पहले लिखना है, बी को बाद में लिखना है। अगर आपने उल्टा कर दिया तो डायरेक्शन बदल जाएगी। दूसरी बात, Q को साइन के साथ लिखना है, यानी कि अगर आपका प्लस चार्ज है तो Q पॉजिटिव आएगा, माइनस चार्ज है तो Q नेगेटिव आएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। डायरेक्शन किस तरह से दी जाएगी फोर्स की, उसके लिए हमारा राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे, जो कि अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में भी यूज किया था। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट यहाँ तक? ये अच्छे से क्लियर हो गया? हेलो? जी सर, हो गया सर। अब देखो, जैसे अब बात करते हैं सर पाथ होगा कैसा एक्चुअली में, पाथ कैसा होगा। तो पाथ जो होता है, जैसे हमने देखा था नॉर्मली चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था, उसको जाना सीधा चाहिए था, लेकिन वो डेविएट हो गया कुछ इस तरह से। अब ये पाथ हमारा जो था देखने में तो कुछ ऐसा लग रहा है कि सर ये फोर्स जो है ये तो हर पॉइंट पे लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल लगेगा। हर पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है? मैंने कहा बिल्कुल लग रहा है। तो सब सर हर पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है, और ध्यान रहना ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, ये बात ध्यान रखना। मैग्नेटिक फोर्स is always perpendicular to v vector and b vector। ध्यान रखना ये बात, परपेंडिकुलर होता है। अब सोचो, यहाँ पर भी ये फोर्स परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी ये फोर्स परपेंडिकुलर है, क्योंकि वेलोसिटी पार्टिकल की इस तरह से है। हर पॉइंट पर फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमने सोचा सर ये केस तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, वेलोसिटी और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है। सर ये पाथ तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। जाना पहचाना कैसे? अरे सर ये तो सर्कुलर का पाथ होता है। हाँ या ना बोलो? अरे ये पाथ क्या सर्कुलर का होता है, जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इस तरफ होती है और फोर्स जो है वो कुछ इस तरफ होता है कि नहीं होता? सर्कुलर में यही तो केस अपन ने पढ़ा था सर्कुलर मोशन का। भाई कोई पार्टिकल सर्कुलर में मूव जी करने के लिए सर। जरूरी क्या है? जो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए वेलोसिटी के, तभी तो पार्टिकल सर्कुलर करता है। यानी कि फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स ही तो बॉडी को सर्कुलर कराता है। और यहाँ पर वही केस हमारा बन रहा है। इसमें वेलोसिटी यहाँ पर है और फोर्स हमारा ये रहा, ये हमारा फोर्स रहा। वेलोसिटी इस तरफ है, इसमें वेलोसिटी इस तरफ है। तो हमने देखा कि अरे सर ये वाला पार्टिकल तो सर्कुलर कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कुलर। तो हम कह सकते हैं path of a moving charge particle in uniform magnetic field is circular। ध्यान रहे ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। क्यों करेगा? मैंने रीजन आपको दे दिया, क्योंकि हर पॉइंट पर वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर है, हर पॉइंट पर। और ऐसा तभी हो सकता है जब बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करे, इसके अलावा किसी भी पाथ में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा किसी भी पाथ में ऐसा नहीं होता। तो जब वेलोसिटी और जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होगा तो बॉडी हमारी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगी। अच्छा, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगी तो हम कह सकते हैं फॉर सर्कुलर मोशन हालांकि ये यूनिफॉर्म है, ध्यान रखना, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होती। नॉन यूनिफॉर्म बदल जाता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। हम यूनिफॉर्म मान रहे हैं इसको, है ना, यूनिफॉर्म ही है ये, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म का केस अलग होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है
दैट वुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अरे ये कौन सा फोर्स है, एम वी स्क्वायर बाई आर, जाना पहचाना फोर्स लग रहा है क्या? अरे एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे भाई अंदर की तरफ एक्सलेशन वी स्क्वायर बाई आर होता है ना। सब भूल गए पुरानी बातें? 11वीं क्लास की बातें भूले तो नहीं हो? काइनेमेटिक्स में जो अपन ने पढ़ा था सर्कुलर में, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। भाई अंदर की तरफ हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर फोर्स लगता है, तो बाहर भी तो उतना ही लगता है, तभी तो सर्कुलर पाथ में ये रह सकता है कि नहीं? जी सर। सर्कुलर पाथ में रहने के लिए जरूरी एक्सेलरेशन क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर, जिसे हम रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये हमारा वी स्क्वायर बाय आर के बराबर हो जाएगा। एफ पी को हम कह सकते हैं क्यू वी बी। क्यू वी बी, एक वी को मार दिया, तो यहां से देखो हमारा रेडियस कितना निकल कर आया। रेडियस निकल कर आया मेरा एम वी अपॉन क्यू बी। एम वी को हम कह सकते हैं मोमेंटम अपॉन क्यू बी। ये फॉर्मूला भी आधी रात को याद होना चाहिए। चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, वो किस रेडियस के पाथ में ट्रेवल करेगा, इससे निकाला जा सकता है। वो उसकी रेडियस क्या होगी? एम क्या है? मास। वी क्या है? उसकी रफ्तार, वेलोसिटी। क्यू उस पर चार्ज, और बी मैग्नेटिक फील्ड। देखा जाए तो पिछले वाले केस में हमें वी पता है और बी पता है, एम और क्यू भी हमें पता होगा, तो हम उसकी रेडियस निकाल सकते हैं कि वो किस पाथ में जाएगा। अच्छा, रेडियस निकाल ली। टाइम पीरियड, ये रेडियस है। टाइम पीरियड टी कैसे लिखा जाता है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 2 पाई आर, और वेलोसिटी हमारी है वी। अरे टाइम पीरियड यही तो होता है, वी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो टाइम हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, एक पूरा राउंड करने में कितना टाइम डिस्टेंस चलता है? 2 पाई आर। वेलोसिटी वी, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, आर की जगह आर की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर लिख देंगे एम वी क्यू बी इंटू वी। वी ने वी को मार दिया, तो देखो टाइम पीरियड हमारा आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, जो कि कांस्टेंट है। देखो ये वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अरे वेलोसिटी कुछ भी हो चार्ज पार्टिकल की, टाइम पीरियड पर फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान के चलो हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनकी वेलोसिटी बढ़ा दी मैंने, बताओ टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई साहब वेलोसिटी बढ़ाने घटाने से टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो टाइम वेलोसिटी पर डिपेंड करता ही नहीं है। फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी? ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसका तो कोई यूज नहीं है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाया था। चलो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं अपन। फ्रीक्वेंसी हमारी होती है 1/t, तो फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। दैट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम वी। ये भी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। वेलोसिटी पर कांस्टेंट से मेरा मतलब यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। कांस्टेंट से मेरा मतलब है वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। वेलोसिटी बदल भी जाएगी तो भी हमारा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। अच्छा एक और चीज, एनर्जी निकालो तो। अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें तो वो हमारे पास होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू निकाली जा सकती है क्या यहाँ से? वी की वैल्यू निकाली जा सकती है क्या यहाँ से? आया ना, बोलो। अरे यही होती है ना काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम, बताओ आप। अच्छा इसमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी एक पूछी जाती है, वो भी मैं निकाल देता हूँ आपको। एंगुलर फ्रिक्वेंसी कैसे निकाली जाती है वो अपने पास, पहले इसको निकाल लो फिर मैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी बता दूंगा। एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो होती है हमारे पास, ओमेगा जो होती है वो होती है 2 पाई बाई टी। तो जब आप एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालोगे यहाँ पर 2 पाई बाई टी से, तो ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे देखो 2 पाई 1/t मेरा बन जाएगा फ्रिक्वेंसी, यानी कि एफ।
तो यहाँ पे 2/f रख दो। f की वैल्यू हमारे पास कितना है, क्यू बी अपॉन 2πm। तो 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, तो जो हमारे एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी QB/m। ये भी हमें ध्यान रखना है, बहुत बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना दिया जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, कोणीय आवृत्ति। अच्छा वेलोसिटी यहाँ से इससे निकाल लो, वेलोसिटी वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2πr/t। अरे वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 2πr/t। 1/t हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी। ओ शिट, हेलो। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ फॉर्मूले अपन यहाँ पे, जैसे हमारे पास वही जो चीज मैंने आपको बोली वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है सब कुछ। ये हमारा अंदर की तरफ का फोर्स है, जो कि हमारा मैग्नेटिक फोर्स है। वेलोसिटी जो है वो कुछ इस तरफ से है, वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर होंगे। एक वी ने एक वी को मार दिया, तो यहाँ से जो रेडियस मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी mv/qb, यानी कि रेडियस मेरे पास आ जाएगी p/qb। पी क्या है मेरा, यहाँ पर मोमेंटम है। अच्छा अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं तो टाइम पीरियड मेरा होता है 2πr/v। सब कुछ पहले कर चुके हैं, पर मैं बस आपको लिख के बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये मेरा आ जाएगा 2πm/qb, यानी कि टाइम पीरियड जो होता है मेरा वो इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे ही अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं तो फ्रीक्वेंसी मेरा हो जाता है 1/t, यानी कि ये मेरा हो जाएगा QB/2πm। ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी और पूछी जाती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये मेरा होता है 2π/t, यानी कि आप इसको 2πf भी कह सकते हो। तो ओमेगा मेरा हो जाएगा 2π, एफ की जगह एफ की वैल्यू रख देंगे QB/2πm। 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, तो ओमेगा जो आएगा मेरा वो आ जाएगा QB/m। ध्यान रखना ये भी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी। काइनेटिक एनर्जी है, आगे निकाल लेंगे, जगह कम है यहाँ पे, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाली जा सकती है इसकी, किससे, ½ mv² से। ½ mv² में v की वैल्यू हम यहाँ पर सेकंड वाले फॉर्मूले से निकाल लो, फर्स्ट से निकाल लो, किसी से भी निकाल लो, आपकी चॉइस हो जिससे निकाल लो। और आपको यहाँ पर v की वेलोसिटी v की वैल्यू निकाली जा सकती है, v की वैल्यू रख के हम पुट कर सकते हैं। हालांकि जब हमें v पता होता है तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं ½ mv², हमें ये सारी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमें वेलोसिटी पता होती है। तो किसी की सिचुएशन में अगर हमें नहीं पता है उस केस में फिर हम इन इक्वेशंस को यूज करते हैं, जो इक्वेशंस हमने यहाँ पर पढ़ी है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, और ये इक्वेशन नंबर 4 है। ये 4 फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि वेलोसिटी पर डिपेंड कौन करता है, रेडियस और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, रेडियस और एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन मतलब परपेंडिकुलर मूव ना करके किसी एंगल पर मूव करे, जैसे मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन v की जो है वो तो ये है, लेकिन पार्टिकल इधर मूव ना करके पार्टिकल किसी एंगल पर मूव कर रहा है इस तरह से, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। किसी एंगल पर मूव कर रहा है पार्टिकल, समझ रहे हो, मतलब उसको जाना तो y की डायरेक्शन में चाहिए था, लेकिन y की डायरेक्शन में वो जा नहीं रहा, वो किसी x और y के बीच में कहीं जा रहा है, किसी एंगल थीटा पर। ये कोई एंगल है हमारे पास, थीटा एंगल। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पार्टिकल का पाथ हो जाएगा कुछ ऐसा जैसे कि आपको नीचे दिख रहा होगा, इट्स अ हेलिकल पाथ। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ना जाके, कर्व में ना जाके, हेलिक्स की फॉर्म में जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये एक हेलिकल पाथ होता है जो पार्टिकल मूव कर रहा है इस केस में।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको तो हम यहाँ पर कंपोनेंट कर लेंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा मेरा Vx और एक कंपोनेंट मेरा हो जाएगा Vy। तो इस केस में वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, Vx जो कि हमारा हो जाएगा V cos थीटा, और एक कंपोनेंट मेरा हो जाएगा Vy जो मेरा हो जाएगा V sin थीटा। ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे मेरे पास Vx और Vy। अब ध्यान रखना Vx जो दैट इज द परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर, है कि नहीं, और जो Vy है ये तो सेम डायरेक्शन में है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं पैरेलल विद बी वेक्टर। अब ध्यान दो, रेडियस किसके कारण आती है, परपेंडिकुलर। तो जो हमारी रेडियस यहाँ पर लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी एम, इधर देता हूं मैं, रेडियस जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी एम वी एक्स अपॉन क्यू बी, यानी कि इसको लिख सकते हैं एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। ये रेडियस हो जाएगी, नई रेडियस हो जाएगी ये, क्योंकि वी एक्स है परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, सॉरी वी एक्स क्या, सॉरी वी वाई परपेंडिकुलर है, अपन ने गलत लिख दिया, इसको क्लियर कर देता हूँ। वी वाई यहाँ पर परपेंडिकुलर है, वी एक्स तो सेम डायरेक्शन में है ना। चलो, तो यहाँ पर जो वी एक्स है ये पैरेलल है विद बी वेक्टर, और जो वी वाई है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। ठीक है, तो इसके कारण हमारी रेडियस जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी एम वी वाई अपॉन क्यू बी, यानी कि एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अब ये ध्यान रखना थीटा कहाँ से मेजर है ये भी मैटर करता है। एक्स एक्सिस से मेजर होगा तो वैल्यू अलग होगी, वाई से मेजर होगा तो वैल्यू अलग होगी। मैंने एक्स से मेजर किया है थीटा को, इस वजह से। अच्छा, टाइम पीरियड हमारा क्या लिखा जाएगा, टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो टाइम पीरियड तो हमारा 2 पाई m अपॉन क्यू बी हो जाएगा, ये तो वेलोसिटी पर डिपेंड करता ही नहीं है। साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी है, ये भी हमारे पास वेलोसिटी पर डिपेंड करती ही नहीं है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये भी वेलोसिटी पर डिपेंड करती ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे। साथ ही साथ देखो एक्स के कारण क्या हो रहा है, पार्टिकल थोड़ा ऊपर भी जा रहा है, तो ये जितना डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस जो कवर कर रहा है ये, इसे हम पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच। तो इस पिच की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, पिच निकाला जाएगा मेरा वी एक्स इंटू टी। भाई एक टाइम के बाद, एक राउंड करने के साथ साथ वो थोड़ा ऊपर भी उठ रहा है, देखो यहाँ पर राउंड कंप्लीट होने के बाद वो थोड़ा सा ऊपर भी उठ रहा है, तो वी एक्स इंटू टी लिखा जाएगा। तो जो हमारा पिच आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा टू पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी, ये हमारा पिच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पिच की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी। दिस इज आवर पिच। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये एक हेलिकल पाथ होता है। अब देखा जाए तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है। देखो हमने दो केस पढ़े, पहला केस अगर जीरो पर जाएगा, अगर जीरो पर जाता है तो उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अगर वो परपेंडिकुलर जाता है तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज क्यू बी बी। अगर वो आर्बिट्री की, अगर परपेंडिकुलर मूव करता है, बी और वी परपेंडिकुलर है, तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। रेडियस कितनी हो जाएगी, एम बी बाई क्यू बी। टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा 2 पाई m बाई क्यू बी, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी भी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। अगर वो आर्बिट्री किसी एंगल पर जाएगा, जैसे थीटा एंगल पर वो जाता है बी से, उस केस में पाथ जो है वो हमारा हेलिकल हो जाता है, हेलिक्सल पाथ हो जाता है, अगर वो किसी अलग एंगल पर थ्रो किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। अच्छे से क्लियर हो गया ये। देखो मैंने दोनों कंडीशंस आपके सामने रखी। अगर थीटा एंगल पर होगा तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट कर लेंगे। कंपोनेंट करते ही हमारे पास दो वैल्यू आएगी, एक परपेंडिकुलर होगी, एक पैरेलल होगी, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है। देखो
ये हमारी पैरेलल कंपोनेंट है और ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसके कारण हमारा पाथ, तो हम कह सकते हैं वी वाई के कारण ये सर्कुलर करेगा और इसके कारण ये लीनियर करेगा, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो वी कॉस थीटा के कारण वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा और वी साइन थीटा के कारण वो सर्कुलर करेगा। अब भाई साहब के पास दोनों ही है तो वो दोनों ही काम करता है, सर्कुलर भी करता है और ऊपर भी उठता है। तो हमारा पाथ जो है वो कुछ ऐसा हो जाता है जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये नीचे एक जो एनिमेशन चल रहा है इसमें आपको वही पाथ दिखाई दे रहा है जो पार्टिकल का है। यानी कि पार्टिकल सीधा जाना चाह रहा था लेकिन उसके साथ इतना भयानक काम हो गया कि उसका पाथ ही बदल गया। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू।